इस क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम लर्न करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है। एरिया वेक्टर, एरिया जनरली स्केलर होती है, लेकिन कहीं कहीं फिजिक्स में हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक एरिया है ना, ABCD एक सरफेस है, ठीक है। इसकी डायरेक्शंस क्या होगी? इसकी डायरेक्शंस जो होगी इसके परपेंडिकुलर, यानी मान लीजिए मेरी ये हाथ है ना, ये पाम एक सरफेस है, एक एरिया है। इस एरिया की डायरेक्शंस क्या होगी? ये जो चौक इंडिकेट कर रही है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस को छेद करते हुए, प्रिक करती हुई जो लाइन निकल रही है वही एरिया की डायरेक्शंस है। ओके, अब दोनों साइड हो सकती है ना, इस साइड भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। क्लियर हो गया? ऐसे या ऐसे। तो जब बाहर निकल रही है, देखो ये सरफेस है, छेद करते हुए बाहर निकल रही है ना, तो उसको हम डॉट से डिनोट करेंगे। और अंदर की तरफ जा रही है तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये जो है ये क्या बताती है? प्लेन से, सरफेस से बाहर आती हुई डायरेक्शन। ओके, और ये क्या बताती है? सरफेस के अंदर जाती हुई डायरेक्शन। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन कैप। सरफेस से बाहर आती हुई जो डायरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? एन कैप। और जो अंदर जा रही है सरफेस के अंदर उसको माइनस एन कैप। क्लियर? तो यहां एक एरिया है, इस एरिया की मैग्नीट्यूड मान लो ए है, ओके, और इसकी जो डायरेक्शंस है वो एन कैप है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया वेक्टर को, ए टाइम्स एन कैप। यानी क्या हो गया? ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया टाइम्स एन कैप। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। समझ में आ गई होगी? एक और ड्रॉ करते हैं। मान लो ये है एक सर्कुलर सरफेस, है ना, ये है एक सर्कुलर सरफेस। इसकी एरिया की डायरेक्शंस क्या हो जाएगी? ये है एन कैप। क्लियर हुआ? ओके, तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखेंगे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिनोट करते हैं? कुछ इस तरह से, है ना। ओके, ये जो है यहां ये क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस लेफ्ट से राइट वर्ड है। ओके, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ 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 कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? ये जानबूझ के मैं रैंडमली इन सब चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी। बट मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस में। यानी कि क्या होता है? डाइवर्स आउट होता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, यानी डाइवर्स आउट होगी, कुछ इस तरह से।
तो इस तरह से क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। अब एक एरिया ले लो, ये एक एरिया ले लो, क्लियर है। इस एरिया को यहाँ इस पॉइंट पे उठा के समझो यहाँ लेके आएंगे, तो ये कुछ इस तरह दिखेगी। इसको यहाँ रखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगी। इसको यहाँ रखेंगे इस तरह, करेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं, सेम एरिया है, एरिया की साइज क्या है, सेम है। यहाँ केवल एक फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रही है, यानी इसको छेद करते हुए निकल रही है ना, ये इमेजिन करनी है। यहाँ सेम एरिया से दो फील्ड लाइंस निकल रही है, और यहाँ उसी सेम एरिया से 1 2 3 4 फील्ड लाइंस निकल रही है। ओके, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एरिया हमारा कांस्टेंट है ना, एरिया हमारा कांस्टेंट है, क्लियर। बट फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्या हो रही है, ज्यादा गुजर रही है ना। इसके पीछे रीजंस क्या है, ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जहां सबसे ज्यादा है वहां पे रखी हुई है ना। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रही है। इससे थोड़ी दूर जाएंगे तो कम फील्ड लाइन क्रॉस करेगी, और दूर जाएंगे तो और भी कम फील्ड लाइन क्रॉस करेगी। इसी फिगर से हम फ्लक्स को समझेंगे, यानी अगर कोई एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, अगर इस एरिया को छेद करेगी कोई फील्ड लाइंस, यहाँ पे पियर्स करेगी ऐसे, है ना, क्रॉस करेगी 90 डिग्री के साथ, समझ में आ रहा, यानी एरिया वेक्टर के डायरेक्शंस में। देखो यहाँ पे कितने फील्ड लाइन पियर्स कर रही है, 3, है ना। तो ये बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करती है, फ्लक्स को, यानी कितनी फील्ड लाइंस एक एरिया को छेद करते हुए जा रही है, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी, फ्लक्स को। यहाँ पे क्या है, फ्लक्स कम है, केवल एक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्लक्स ज्यादा, और यहाँ क्या हो जाएगी, फ्लक्स और भी ज्यादा। तो फ्लक्स ज्यादा होगी अगर एरिया कांस्टेंट रखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करोगे, करेक्ट। अगर एरिया बढ़ा दें, समझ में आया, तो क्या होगा, इसको भूल जाओ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखते हैं और एरिया बढ़ा देते हैं, मतलब कि यहां पे इसी पॉइंट पे हम देखते हैं, एक एरिया ये ले लिया, ठीक है, और अब एक एरिया ये ले लिया, और एक एरिया ये ले लिया, है ना। हम यहीं देख रहे हैं, इस सारे सर्कल के सेंटर यही है ना, कोसेंट्रिक है ये सारे। तो क्या देख रहे हो, कि आपने एरिया बढ़ा दी तो फ्लक्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, यहाँ देखो, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रही है फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया बढ़ा दोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, किधर गई, अब ये जो रिलेशंस है एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, हम उस इक्वेशंस को भी स्टडी करेंगे। देखो यहां एक एरिया है ना, इसकी मैग्नीट्यूड है ए, करेक्ट, और इसका जो डायरेक्शंस है ये है क्या, करेक्ट। तो ए वेक्टर क्या हो गई, ए एन क्या। मान लो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, ओके, और कैसे क्रॉस कर रही है, कुछ इस डायरेक्शंस में, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की जो डायरेक्शंस है उसके बीच में एंगल बन रही है थीटा, क्लियर हो गई, ये क्या एंगल बन रही है, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, एक कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शंस में जाएगा एन कैप के डायरेक्शंस में, और दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा, मतलब टाउ के डायरेक्शंस में जाएगा, ठीक है। ये और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे।
तो इस डायरेक्शंस में यानी परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी एन कैप के डायरेक्शंस में वो क्या हो गए ई कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ये किस डायरेक्शंस में है? एन कैप के डायरेक्शंस में। और इसको किससे डिनोट करेंगे? ई परपेंडिकुलर, है ना। और एरिया जो है वो हमारा क्या है? ए एन कैप। ओके, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की वो सेम डायरेक्शंस में है। समझ में आ गया? यहाँ पे अब इसका यूज करेंगे हम। अभी जानबूझ के मैंने आगे नहीं बताया है क्योंकि अभी मैं एक फॉर्मूला दूंगा और उसके बाद हम वापस इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। जितने डॉट हमने बनाए हैं अभी उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको डिनोट करते हैं 5 से। क्लियर? और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या दूसरी जो होती है वो होती है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ओके, फॉर्मूला, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है। फॉर्मूला जो होती है वो डॉट प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। यानी एक क्लोज एरिया, है ना, एक क्लोज एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, ठीक है, तो हम कहेंगे उससे फ्लक्स गुजर रही है। क्लियर हो गया? उस एरिया से फ्लक्स गुजर रही है। तो ये देख लेना। अब हमारा काम है फ्लक्स को कनेक्ट करना। देखो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से हमें पता है ये क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, है ना। अगर ड्राइंग से हम देखें, कनेक्ट करें तो ये देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस थी एंड क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है ना। इन दोनों के बीच में क्या है? थीटा एंगल है। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ई। क्लियर हो गया? ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई। क्लियर? तो ई को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया? एरिया। और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई कॉस थीटा को एक साथ लिख दो इनटू ए। ई कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि एरिया से क्रॉस कर रही है और उसकी डायरेक्शन एरिया के डायरेक्शंस में है। यानी ये कौन सी एलिमेंट हो गई? परपेंडिकुलर एलिमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर एलिमेंट की मैग्नीट्यूड और एरिया का जो प्रोडक्ट है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ओके, तो यहां ये डायरेक्शन है एरिया की, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्लियर हुआ? टेंजेंशियल कंपोनेंट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगी? बिल्कुल नहीं। अगर ये सतह है और ये देखो ऐसे पास कर रही है तो इसको छेद नहीं कर रही, प्रिक नहीं कर रही है, करेक्ट, इसको क्रॉस नहीं कर रही, तो दैट मीन्स क्या होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट। करेक्ट?
अभी देखो, एक किसी भी आर्बिट्ररी शेप का एक एरिया लिया है ना, तो यहाँ पे फ्लक्स निकालना काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एरिया की कोई एक फिक्स डायरेक्शन तो होगा नहीं, है ना, जैसे कि पहले था। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, बहुत ही छोटा सा, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये ले लिया है ना, इसको ds बोलेंगे। क्लियर? और ds एरिया एलिमेंट की डायरेक्शंस क्या होती है, ये n क्या। क्लियर? तो ds वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds n क्या। और मानो इस ds से इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है यहां। ठीक है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा अभी डेल्टा फाई, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। इसको डी फाई भी लिखते हैं, या कुछ लोग सिर्फ फाई ही लिखते हैं, कुछ लोग डी फाई भी लिखते हैं, मैं डेल्टा फाई लिख दिया हूं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो ये क्या हो गया, इस छोटी सी एरिया के लिए हमने क्या किया है, फ्लक्स निकाला है। और फिर इसी को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे, डी फाई कर लिखो, तो क्या मिल जाएगा, पूरी सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स मिल जाएगी विथ प्रॉपर लिमिट अगर होगी तो। अभी हम डील करेंगे गॉसेस लॉ को। गॉसेस लॉ, देखो एक एरिया है ना, कैसा एरिया है, क्लोज्ड सरफेस है। इस सरफेस के अंदर एक चार्ज है Q, इसको Q इनसाइड बोलेंगे। ओके, तो कितनी फ्लक्स इस सरफेस से पास करेगी, उसके लिए गॉस ने एक इक्वेशन दिया है, वो है जो चार्ज इनसाइड है इस एरिया के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगर चार्ज बाहर में है, लेट्स से Q है, Q या Q प्राइम है या कैपिटल Q है, तो ये सारे चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे फ्लक्स में, केवल वही चार्ज कंट्रीब्यूट करेगी फ्लक्स में जो इस सरफेस के अंदर है। अगर अंदर एक और चार्ज हो जाता कैपिटल Q प्राइम, तो यही बन जाती ये। क्लियर हो गया? तो इसीलिए अल्टीमेटली हम इसको लिखेंगे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, उसी में हम लोग देखेंगे गॉसियन सरफेस क्या होती है। ओके, गॉसियन सरफेस। इस क्लास के लिए इतना ही।